तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार और हमारे साथ हमारे दर्शक तो हैं ही मौजूद, साथ ही उनके सवालों के जवाब देने के लिए राजेश अग्रवाल हैं और साथ ही सुमित बगाड़िया है। लेकिन एक बार मारुति के नंबर्स देख लेते हैं। 1,65,000 यूनिट्स मारुति ने बेचे हैं जुलाई के महीने में और देखिए ये नंबर आने के बाद किस तरह से काउंटर ने रिएक्ट किया है। 7,895 पर है मारुति, ऑलमोस्ट 2% ऊपर, क्योंकि जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इसे अगर आप देखें, इसका ब्रेकअप भी अगर आप देखें तो इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा उछाल जो डोमेस्टिक बिक्री है वहीं पर देखने को मिला। यानी भारत में जो बिक्री होती है उसमें इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है वो तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जो डोमेस्टिक सेल्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है विवेक यहाँ पर। क्वाइट सिग्निफिकेंट एक्चुअली। इनफैक्ट राजेश, ये जो नंबर आए हैं मारुति के, उनको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि काफी बातचीत थी कि शायद डी स्टॉकिंग करके और जीएसटी करके, डीमोनेटाइजेशन करके स्लो डाउन है, लेकिन ये नंबर्स से तो ऐसा नहीं दर्शाता। जी बिल्कुल सही कहा आपने विवेक जी। वाकई में बहुत ही उत्साहजनक नंबर है और हमने पिछले डिस्कशन में भी ये कहा था कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 8400 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि एक तो जब गुजरात के प्लांट से पूरे रैंप अप होकर पूरे नंबर्स आने लगेंगे तो वहाँ से एक बड़ा देखने को मिलेगी। दूसरी जो इनकी नई रेंज है नेक्सा और ब्रीजा की, वो बहुत अच्छी तरीक़ा से ली गई है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैसेंजर कार सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, मोर देन 50% कैपेसिटी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छी उछाल दे सकता है। किसी भी गिरावट में इसमें एक्यूमुलेट की ही सलाह रहेगी। चलिए, वंदना इस बीच हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। वंदना, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहती हैं आप? सर मेरे पास CDSL के 750 शेयर्स हैं, 420 के लेवल पे लिए हुए हैं सर। अच्छा, 420 पे लिए थे आपने? मुझे लगा IPO में शायद अलॉट हुए होंगे आपको। नहीं सर। अच्छा। और सर ये एक्सिस बैंक है, 1000 शेयर्स हैं 535 के लेवल पे। 535 के लेवल पे। अच्छा, पहले तो ये बताइए CDSL आपने क्यों लिया था लिस्टिंग के बाद? सर ये तो वैसे ट्रेडिंग बेसिस के लिए लिया था। अच्छा, ट्रेडिंग बेसिस के लिए। तो चलिए, 535 पर इन्होंने एक्सेस लिया था और CDSL इन्होंने लिया था 420 के लेवल पर। सुमित, क्या सलाह होगी आपकी दोनों पर? एक्सिस बैंक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ICICI और एक्सिस का मूव आना बाकी है, जो कि बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक के अंदर फिलहाल 519, 520 के आसपास ट्रेडिंग हमको देखने को मिल रही है। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली हमें 540 से 550 के लेवल्स दिखाएगा और सूनर और लेटर हमें 580 से 600 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। हमें ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। इमीडिएटली 540 से 550 के टारगेट और फिर लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में 580 से 600 के टारगेट होंगे, तो होल्ड की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ CDSL ने पिछले कुछ दिनों में वीकनेस दिखाई है, बट ओवरऑल ये स्टॉक लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। शायद प्रेजेंट लेवल से थोड़ी सी वीकनेस और देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। 370 इमीडिएट हर्डल है, अगर वो लेवल टूटता है ऊपर में तो ये 450 से 450 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी। संतोष है गाजियाबाद से। संतोष, नमस्कार। मेरे से फ्यूचर इंटरप्राइजेज के शेयर हैं 37.50 के हिसाब से 1500 शेयर मैंने खरीदे हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं आप इनमें? नहीं, इन्वेस्ट 1 से 1.5 साल के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट किया मैंने। ओके, चलिए। PTC इंडिया फाइनेंस भी है मेरे पास, 200 शेयर हैं 38 रुपए के हिसाब से। दोनों के लिए 1 से 1.5 साल का टाइम है मेरे पास। तो बताइए राजेश, 1.5 साल तक का टाइम फ्रेम है इनका, क्या एडवाइस देंगे? देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज में मुझे लगता है कि इतना लंबा नज़रिया इस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि जो भी फंडामेंट्स है उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत अच्छा रनअप दिखा चुका है। सारे फंडामेंट्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़े नंबर्स सपोर्ट करें, मैं समझता हूं कि इस स्टॉक में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी करें और जहां भी मुनाफे में आए अपना मुनाफा वसूल कर लें। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं इस समय फ़ोन लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि मारुति क्या होल्ड कर रहा है। जो नंबर्स आए हैं उसके बाद इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट 7900 के लेवल को हिट करते हुए 7899 का लेवल इस समय यहाँ पर है। तो अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से हैं रतन लाल।
उनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार सर, मैं गंगा शहर बीकानेर से रतनलाल चोपड़ा बोल रहा हूँ। कैसे हैं रतनलाल जी आप? अच्छे हैं सर, मेरे पास 25 रिलायंस है और अब ये बोनस के बाद 5,000 रिलायंस के शेयर हो जाएंगे। मेरी कोर्स है नेग्लिजिबल 15-20 रुपए है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप रिलायंस पर पूछना चाहते हैं? हाँ रिलायंस और सीएट के भी मेरे पास है 50 शेयर, वो भी मेरे 50-60 रुपए की पोस्टिंग पे हैं। ये मुझे क्या करना चाहिए? एक बात बताइए आप रतनलाल जी, ये सीएट कब लिया था आपने? ये तो सर मैंने तो बहुत पहले, ये 92 से पहले लिए हुए हैं। अरे वाह, सारे तो ये देखिए जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देखिए विवेक, तो मेरे पास ऐसे बनती है 81 से है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। अच्छे हैं आपके। चलिए सीएट पर तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है, रिलायंस पर भी बोनस मिलने वाला है आपको राजेश। चलिए, तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हमारी कोशिश यही होती है कि जी बिजनेस के सभी दर्शकों का फ़ायदा हो। जब उनका फ़ायदा होगा तो हमारा अपने आप हो जाता है। क्या सलाह होगी आपकी दोनों पर? जी बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बहुत अच्छे फ़ायदे पे बैठे हैं और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब चूंकि ये इतने सालों से बैठे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नहीं, इस वक्त भी कोई जल्दबाजी नहीं है और इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि दोनों ही स्टॉक में बने रहें अनलेस अनटिल कि आपको पैसे की ज़रूरत हो। एक एक करके अगर लूँ, सीएट नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, इस क्वार्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिला था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह के रबड़ प्राइसेस हैं, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है ये टायर स्टॉक्स एज ए होल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसमें सीएट एक है। जहाँ तक रिलायंस के सवाल है, नंबर्स हम सब थे, उम्मीद से बेहतर आए थे। आने वाले दिनों में जियो के नंबर्स जब ऐड होंगे तो वहाँ भी एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। दूसरे उनके कुछ एक्सपेंशन है जो आने वाले 2 साल में पूरे हो जाएंगे, वहाँ से भी बहुत उम्मीद बंधी हुई है। बोनस अपनी जगह है ही, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह दूंगा। रिलायंस में तो अगर ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। अमित है बड़ौदा से, आइए उनसे बात करते हैं। अमित, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ। मैं एक्चुअली सुमित जी को बहुत फॉलो करता हूँ। वेरी गुड। और हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पहला, मैंने सुमित जी के कहने पर ही गेल का ऑप्शन कॉल लिया हुआ है 400 का 5 रुपए 30 पैसे पर। तो उसका स्टॉप लॉस मालूम करना था। अभी तो लॉस में है, वो 4 रुपए 70 पैसे हो गया है। ओके। और दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट के लिए जी बिजनेस से ही देखा था, एटलांटा का वो बताया था, वो 113 पर मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं। तो वो भी लॉस में है, तो वो कब तक, उसका क्या टारगेट रहेगा? और पहले गेल का ऑप्शन कॉल का मेन, इसका क्या करना है, ये पूछना था। ओके सुमित, ये सवाल डायरेक्टली आपके लिए है। आपके फैन हैं, आपको फॉलो करते हैं यहाँ पे जी बिजनेस पे। बताइए इनको क्या करना चाहिए, थोड़े दिक्कत में है इस वक्त। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो एक गेल की बात करते हैं। गेल स्टॉक पिछले 7-8 दिनों में एक छोटे से दायरे में घूम रहा है। गेल के अंदर हमने ऊपर में 385 तक का मूव देखा और वापस अभी नीचे की तरफ देख रहे हैं। आई थिंक इमीडिएटली 374 375 का स्टॉप लॉस होगा इनकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। गेल के अंदर 374 अभी इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। अगर उसके नीचे गया तो हमें इसके अंदर दबाव देखने को मिल सकता है और नीचे में फिर 360 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप 374 का तो एक स्टॉप लॉस लगा लें। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो 385 इसका पहला हर्डल होगा और उसके बाद ये 400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आपको 385 का रेजिस्टेंस को वॉच करना है और 374 375 के स्टॉप लॉस को वॉच करना है। जो भी लेवल टूटे, ऊपर का टूटा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, नीचे का टूटा तो फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा गेल के अंदर से। बिल्कुल। चलिए अब सीधा गुजरात चलते हैं। गुजरात से शोभा है हमारे साथ, सुभा है हमारे साथ। सुभा। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया है सर। बारिश कम हुई कि नहीं गुजरात में? सर बारिश कम तो हुई थी, फिर से चालू हो रही है। फिर से चालू हो गई है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ तो हो ही नहीं रही है ज्यादा। खैर बताइए, सवाल क्या है आपका? सर मेरे पास पीटीसी है, 800 शेयर है सर मेरे पास। तो 117 की खरीदारी है। और एक जी लर्निंग है, उसका 2000 शेयर है मेरे पास, 48 की खरीदारी है उसकी सर। ओके, तो जी लर्न 48 की खरीदारी है, 2000 शेयर। और पीटीसी इंडिया 117 की खरीदारी, 800 शेयर आपके पास। आप कितने समय तक रह सकती हैं इन्वेस्टेड? सर मैं रह सकती हूँ, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं। जल्दबाजी नहीं आपको, चलिए अच्छी बात है। जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड। राजेश, क्या सलाह होगी आपकी? जी लर्न 48 पर लिया इन्होंने, एसएल समूह की ही कंपनी है ये, दैट्स अ डिस्क्लोजर। और पीटीसी इंडिया लिया है 117 पर।
राजेश, आई थिंक राजेश से कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑडियो में शायद कोई। सुमित, आप जवाब देना चाहेंगे? पीटीसी इंडिया 117 पर लिया था इन्होंने एंड जी लर्न 48 पर। पीटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मीर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीटीसी में ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये स्टॉक ने जो रेंज ब्रेकआउट दी है वो बहुत सालों के बाद दी है। इनफैक्ट 105 के ऊपर जब से ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है तब से ये स्टॉक ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा और हमें ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके जो टारगेट्स लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में देखने को मिलते हैं वो ऊपर में 140 से 150 तक के देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन का बात। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली 125 130 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पे अगर ये चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन है तब होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बुलिश हुआ है तो ये कम से कम 6-8 महीने अभी तेजी में रहेगा। ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में, बट ओवरऑल तेजी में रहेगा। तो 140 150 के टारगेट रहेंगे पीटीसी के लिए। विवेक है, ज्वाइन कर रहे हैं पुणे से। विवेक नमस्कार। विवेक 800 शेयर्स है 133 के रेट पे। आप थोड़ा रिपीट करेंगे? आपकी शुरू में बात समझ नहीं आई, प्लीज जरा रिपीट करिए विवेक। हाँ, मेरे पास KI इंडस्ट्रीज के 800 शेयर्स है जी 133 के रेट पे। ओके, सुमित कैन यू टेक दैट? KEI इंडस्ट्रीज, राइट? यस, दैट्स राइट जी। KEI के अंदर पिछले 15 से 20 दिनों में हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है। ये स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है 225 226 के आसपास। स्टॉक अगर 225 226 के लेवल तोड़ता है तब तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक 225 226 के लेवल नहीं टूटते हैं तब तक ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ये प्रॉफिट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं और प्रॉफिट में राइड कर सकते हैं। 225 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 245 तक का मूव दिखा सकता है और अगर 245 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें ऊपर में 270 के लेवल्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली होल्ड की सलाह रहेगी। 225 इनकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिल्कुल। एक बार चलिए इस बीच इंडिगो को देख लेते हैं। इंडिगो के काउंटर पर हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और काउंटर देखिए किस तरह से अपने डे लो पर है। 1% नीचे है इंडिगो इस समय 1279 पर, जबकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इसकी, 2-2.5% का गेन दिखा रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। कुछ और दर्शक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हमें एक SMS भेजा हुआ है सुमित सूरत से। महिपत ने हमें एक SMS भेजा है। इनके पास टाटा पावर के शेयर्स हैं, 850 शेयर्स हैं इनके पास एट द रेट ऑफ 83। टाटा पावर, क्या करना चाहिए इन्हें? पावर स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और टाटा पावर में भी पिछले कुछ हफ्तों में अच्छा मूवमेंट देखा है। बट ये स्टॉक का एक ही प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करता है और ऊपर से हमको वापस दबाव देखने को मिल जाता है। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है, इसके लिए पोजीशंस एक बार होल्ड करें। 80 रुपया या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 78 रुपीज। जब तक ये स्टॉक 78 के लेवल्स नहीं तोड़ता है तब तक स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है, सेक्टर पूरा मूव कर रहा है, तो पावर टाटा पावर के अंदर भी हमको मूव देखने को मिलना चाहिए। अब इसके अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 85 के ऊपर जब ये कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देगा और ऑन क्लोजिंग बेसिस विद वॉल्यूम अगर हमको ये मूव देखने को मिला तो फिर ये स्टॉक में हमें 90 से 95 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करें। 78 का इसके अंदर इनको सपोर्ट और स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। चलिए कर्नाटका चलते हैं, वहां से राज है लाइन पर, उनका एक सवाल है। राज, क्या हाल है आपके? हेलो। हाँ जी राज। हाँ सर, मेरे पास एस्ट्रा माइक्रो के शेयर है। कौन सा? 200 क्वांटिटी में एस्ट्रा माइक्रो। ओके, एस्ट्रा माइक्रो। ओके, 139 का रेट है और लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट क्या रहेगा? ओके, सुमित, एस्ट्रा माइक्रो स्टॉक के अंदर इमीडिएटली थोड़ा सा दबाव हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट फ्यू वीक्स में हमने ऊपरी लेवल से दबाव देखा है। अभी इमीडिएटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद थोड़ा दबाव और देखने को मिले और हमें नीचे में 130 तक या फिर 125 तक के लेवल्स देखने को मिले। 125 ओवरऑल सपोर्ट है। जब तक ये स्टॉक 125 के लेवल टूटता नहीं है तब तक लंबी या बड़े होराइजन के लिए मंदी देखने को नहीं मिलेगी। प्रेजेंट लेवल से 5-7 रुपए की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। तो 125 इनको सपोर्ट ध्यान रखना है। पोजीशंस लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से एक बार होल्ड करें। जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक होता तब तक ऊपर में ये स्टॉक 140 142 के ऊपर सस्टेन करेगा। उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये 15 से
25 रुपए की तेजी दिखा सकता है, यानी 160 रुपए तक का मूव हमको ऊपर में देखने को मिल सकता है। बट 142 145 के लेवल टूटने के बाद ही ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से पोजीशंस को होल्ड करें। 125 इनके लिए सपोर्ट और स्टॉप लॉस का काम करेगा जी। ऑलराइट, चलिए इस बीच अब कुछ नंबर्स पर बातचीत कर लेते हैं। हेक्सावेट टेक के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर आर श्री कृष्णा हैं इस समय मौजूद सीधे। मिस्टर श्री कृष्णा, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद से बेहतर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं आपने प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो, जबकि ओवरऑल काफ़ी क्लाउडी एनवायरनमेंट था आपके पूरे स्पेस के लिए। तो ये कहाँ से आया आउट परफॉर्मेंस? ये देयर आर टू फैक्टर्स, दो सेट्स ऑफ फैक्टर्स है, एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हमारा स्ट्रैटेजी जो श्रिंक आईटी ग्रो डिजिटल है, वो ऑटोमेशन लेड कंपटीशन से मार्केट शेयर गेन करने का स्ट्रैटेजी है। तो हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि हम मार्केट से फास्टर ग्रो कर रहे हैं। और ये एक क्वार्टर की बात नहीं है, आप पिछले 10-12 क्वार्टर देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली ट्रू है कि ऑन द एवरेज लास्ट 12 क्वार्टर्स हमने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो दूसरा जो शॉर्टर टर्म है, हमारा ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। गो अहेड। नया कस्टमर से हमने इस क्वार्टर अनाउंस किया $40 मिलियन डील्स, और उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कस्टमर से और बिजनेस है। तो ये सब मिला के हमारा बहुत परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का अच्छा हुआ और हमने गाइडेंस भी बढ़ा है इसकी वजह से। साथ ही मिस्टर श्री कृष्णा, ये भी बताइए आप कि जैसे आपने कहा कि फोकस आपका डिजिटल पर ज़्यादा है, तो इस समय व्हाट इज द ब्रेकअप? डिजिटल कितना कंट्रीब्यूट करता है आपकी टॉप लाइन में? तो हम डिजिटल का रेवेन्यू अलग से रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सब लोग अपना अपना डेफिनेशन है डिजिटल का, और जब तक कोई कंसेंसस नहीं है डिजिटल क्या होता है, हम अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहे डिजिटल। But you expect a good traction on the digital vertical. That is true, but ultimately सबको क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा टोटल कंपनी परफॉर्मेंस कैसा है। तो जब तक, और उसका डिजिटल और ऑटोमेशन आर अ पार्ट ऑफ इट, बट दे आर नॉट द ओनली एलिमेंट्स ऑफ इट। ऑलराइट, सो अगले 2-3 क्वार्टर के लिए मिस्टर श्री कृष्णा आपका आउटलुक क्या है? डू यू सी स्पेशली द मार्जिन्स एंड प्राइसिंग टू इम्प्रूव? हमने गाइड किया 14 to 15% ग्रोथ रेवेन्यू के लिए और एबिटा के लिए, तो दोनों बराबर ग्रो होंगे, यही हमने गाइड किया। तो मार्जिन्स हमारे इस लेवल पे मेंटेन करना हमारे लिए अच्छे आउटकम है, और थोड़ा सा हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है इंप्रूव करने के लिए, पर हम काफी रीइन्वेस्ट कर रहे हैं टू सस्टेन द ग्रोथ। ऑलराइट, चलिए मिस्टर श्री कृष्णा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी हैं, विवेक इस समय। अमित यादव जुड़ रहे हैं अंबरनाथ से। अमित। हाँ, हेलो। यस अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है जी, पूछिए सवाल क्या है आपका? सर, मैंने जेट एयरवेज का स्टॉक बाय किए 400 शेयर एट द रेट ऑफ 611 611 पे मैंने 400 शेयर बाय किए, और मेरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है 1 मंथ से ज्यादा नहीं सर। ओके, 1 मंथ। सुमित, दिस इज राइट अप फॉर यू। 1 महीने का है इनका होराइजन। जेट एयरवेज पर 611 में खरीदे इन्होंने। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। पूरा एविएशन स्टॉक ही एक मोमेंटम में है और तेजी का वो हमको देखने को मिल रहा है। स्पेशली जहां तक जेट एयरवेज की बात है, स्टॉक जैसे ही 600 के ऊपर, अभी प्रेजेंट लेवल 598 चल रहा है, 600 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो वी विल सी मोमेंटम इन द स्टॉक इन विच वी विल सी 620 एज ए इमीडिएट टारगेट। सो आई थिंक ओवरऑल एक बार पोजीशंस को होल्ड करें।
अगर इमीडिएटली छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 590 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 620 625 आए तो वहां पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से यही टारगेट है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 670 680 के टारगेट है, बट अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 620 625 पे निकल जाए, 590 इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल। चलिए, आज सुबह सुबह काफी शुभ काम हो रहा है। हमारे साथ और एक शुभा मौजूद हैं दिल्ली से। शुभा? यस सर। हाँ, बताइए क्या है सवाल आपका? सर, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का 170 कॉल ऑप्शन है, मैंने बाय किया हुआ है। तो उसके बारे में मुझे राय चाहिए। ओके, 170 का कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है सुमित। 170 का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है, बाय किया हुआ है। क्या सलाह होगी आपकी, क्या करना चाहिए ना? बैंकिंग स्टॉक्स में कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंकिंग पॉलिसी आने के बाद। ओवरऑल सारे बैंकिंग स्टॉक्स में रुझान एक पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है मोस्टली। पीएसयू बैंकिंग ने भी मोमेंटम स्टार्ट किया हुआ है, जिसने एसबीआई में सबसे पहले लीड किया है। जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा इमीडिएटली पिछले 10 दिनों से 167 168 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 167 168 के लेवल्स ऊपर में ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर ये स्टॉक के अंदर हमें 180 तक के लेवल्स करंट एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। कल के दिन के बाद बैंकिंग स्टॉक्स मेजर डायरेक्शन लेंगे। 160 162 ये इनकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा कैश लेवल्स के हिसाब से। 170 के कॉल पे होल्ड की सलाह रहेगी। 167 168 का लेवल कैश में जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक में हमें स्पट देखने को मिलेगा और ऊपर में हमें 175 से 180 के लेवल्स इसी एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। 160 162 स्टॉप लॉस होगा। दिल्ली से रोहित है अब लाइन पर। रोहित, कहिए कौन सा स्टॉक लिया है आपने, क्या जानना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आईसीसी बैंक के मेरे पास 1700 शेयर हैं, मैंने 308 रुपीज पे लिए हैं। ओके। अब मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी था, रफली अबाउट 1 मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं समिति से जानना चाहता था इसमें मैं क्या लेवल मेरे को एक्सपेक्ट करने चाहिए और स्टॉप लॉस को क्या रखना चाहिए। सुमित, आप कह ही रहे थे कि कल तक देखना चाहिए, कल एक बिग डे है बैंकिंग के लिए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर क्या आपका व्यू है? देखिए विवेक, रोहित जी के लिए मेरे पास ये सलाह रहेगी कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, ये दोनों बैंकों ने अभी तक मूव नहीं दिखाया है, तो बहुत जल्दी ये बैंक के मूव दिखाएंगे और इनके अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। अभी इमीडिएटली आईसीआईसीआई बैंक एक रेंज में चल रहा है, जो रेंज है 280-85 नीचे में और ऊपर के अंदर 315। इधर साइड ब्रेकआउट हमको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मेजर पॉसिबिलिटी ऊपर का लेवल ब्रेक होने की है। 315 के लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक में हमें 330 और 350 के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक के ऊपर ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग व्यू है तो 290 और 280 ये दो मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। ये लेवल टूटने के बाद ही ये स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी 250 के लेवल्स तक। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और ऊपर का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया अगर वो टूटा तो 330 से 350 के लेवल इनको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। होल्ड का सलाह रहेगा। अब कर्नाटका चलते हैं। कर्नाटका से महमूद्दीन है हमारे साथ अपना सवाल लेकर। महमूद्दीन जी, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। मेरे पास एमआरपीएल का 100 शेयर है सर। अच्छा, एमआरपीएल के 100 क्या दाम पर हैं? वो 97 है सर। 93। ऑल राइट। राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, 93 पर इन्होंने लिए हैं एमआरपीएल, मुनाफे में है फिलहाल। 128 पर ये ट्रेड कर रहा है। इन्हें मुनाफा ले लेना चाहिए, बने रहें, क्या करें? नहीं, मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल बने रहने चाहिए। नंबर्स अच्छे आए थे और हमारी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस और भी आगे अच्छी बनी रहेगी। अगर इन्हें पैसे की इस वक्त ज़रूरत ना हो और समय की कोई जल्दबाजी ना हो तो बिल्कुल बने रहें। 140-42 के आसपास ये स्टॉक जब आता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। इनफैक्ट बिल्कुल। तो चलिए, आपके लिए तो यही सलाह है यहाँ पर कि मुनाफा ले लेना चाहिए आपको महमूद्दीन जी। लेकिन इस बीच विवेक, ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो सेविंग्स दर हैं उसमें कटौती की है। और इनफैक्ट जो मनीष सोंथालिया कह रहे थे, अगर हम उसे रिकॉल करें तो आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है दैट आरबीआई की तरफ से कुछ मेजर मूव आ सकता है कल की पॉलिसी में। जी, आई मीन ऑफ कोर्स नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट एक्सपेक्टेशंस तो है कि ऐसा होगा। लेकिन ये सेविंग्स रेट जो काटने का जो एक ट्रेंड बन रहा है अब, 2 बिग बैंक्स हैव डन इट,
This has very serious implications going forward on consumers. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेविंग्स रेट में कटौती की है 10 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट 30 बेसिस पॉइंट की कटौती इन्होंने की है अपने जो सेविंग्स रेट हैं उसमें। इससे पहले कल एसबीआई ने की थी। एसबीआई ने 1 करोड़ से कम के जितने सेविंग्स अकाउंट हैं सभी पर जो दरें हैं उसे घटाकर 3.5% कर दिया था। राजेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुमित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।